Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing the disorder of male genitourinary system. In last class, we are discuss about the urethritis. Today we are discuss on the prostatitis. ठीक है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट की जो कंडीशन है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोस्टेटाइटिस कहलाती है. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. तो कहीं ना कहीं इसका जो इन्फेक्शन है वो किसी से जुड़ा हुआ है, तो हमारे यूरिनरी सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है ना. इन्फेक्शन जो है नॉर्मली यूटीआई में भी बैक्टीरियल इन्वेशन की वजह से होता है, और यहाँ पर भी जो है प्रोस्टाइटिस की कंडीशन बनेगी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही बनेगी. ठीक है, तो हम इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं. प्रोस्टाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड. ठीक है, इट इज़ क्लासिफाइड एज बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस. अब यहाँ पर बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन का यहाँ पर हो सकता है, एज वेल एज यहाँ पर एक कंडीशन और होती है जहाँ पर जिसको हम क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम कहते हैं. ठीक है, क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम कहते हैं. तो ये जो कंडीशन है यहाँ पर बैक्टीरियल इन्वेशन नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर या तो बैक्टीरियल इन्वेशन की अगर इन्फेक्शन बन रहा है तो वो आपका बैक्टीरियल प्रोस्टाइटिस कहलाएगा, और अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है तो कंडीशन कहलाएगी क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम. क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम. ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इटियोलॉजी की. तो मेन जो यहाँ पर है कि हम बैक्टीरियल अगर प्रोस्टाइटिस की बात करें तो बैक्टीरियम प्रोस्टेटाइटिस जो है यहाँ पर वो मेनली बैक्टीरिया की वजह से होगा. उसके कारण क्या हो सकते हैं हम डिस्कस करते हैं. पहला, फ्रॉम रिफ्लेक्सेस ऑफ द इन्फेक्टेड यूरिन इनटू द एजेक्यूलेटरी एंड द प्रोस्टेटिक डक्ट. ठीक है, तो जो इन्फेक्टेड यूरिन है, अगर किसी को इन्फेक्शन जो है यूटीआई है और उसकी वजह से यूरिन में इन्फेक्शन है और वो कहाँ पर जा रहा है, वो प्रोस्टेटिक डक्ट में जा रहा है या एजेक्यूलेटरी डक्ट में जा रहा है, तो उसकी वजह से जो कंडीशन बनेगी वो प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन बनेगी. सेकंड जो है फ्रॉम द हेमेटोजीनस. हेमेटोजीनस यानी कि ब्लड में कहीं भी इन्फेक्शन है वहाँ से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो बैक्टीरिया है वो आकर के कहाँ पर आ रहा है, प्रोस्टेट में आकर के डेवलप्ड हो रहा है, तो कंडीशन उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. सेकेंडरी टू यूरेथ्राइटिस, जो हमने लास्ट पढ़ा था यूरेथ्राइटिस. अगर इन्फ्लामेशन है यूरेथ्रा के अंदर, इन्फेक्शन है यूरेथ्रा के अंदर और उसका एज ए कॉम्प्लिकेशन ट्रांसमिशन होता है और कंडीशन काय की बन जाती है, प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन बन जाती है. नेक्स्ट हम बात करें इन्वेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द यूरेथ्रल एग्जामिनेशन एंड प्रोसीजर. अगर कोई भी प्रोसीजर किया जा रहा है, जैसे यूरेथ्रल एग्जामिनेशन किया जा रहा है या सिस्टोस्कोपी की जा रही है, ठीक है, तो कोई भी प्रोसीजर करते वक्त या कैथेटराइजेशन भी किया जा रहा है, तो उसको करते वक्त अगर जो है कोई इन्फेक्शन, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपरली फॉलो नहीं होती है ना, सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक प्रॉपरली यूज़ नहीं की जाती, तो उस टाइम भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एंटर्ड हो सकते हैं थ्रू द यूरेथ्रा. फिर कहाँ चले जाएंगे, प्रोस्टेट में चले जाएंगे, इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो ये सब तो मेथड हुए, रूट हुए ट्रांसमिशन के कि किन किन रूट से ये ट्रांसमिट हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर मेनली तीन जो कंडीशन है, पहला तो जो बन रही है वो किस वजह से बन रही है यहाँ पर कि रिफ्लेक्सेस ऑफ इन्फेक्टेड यूरिन, की यूरिन जो है वो जो है प्रॉपरली अगर उसका एलिमिनेशन नहीं हो पाता और वो जो है कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स होकर के कहाँ चला जाता है, एजेक्यूलेटरी डक्ट में. पहला ये रूट हो सकता है. दूसरा हेमेटोजीनस रूट हो सकता है, यानी ब्लड के थ्रू हो सकता है. थर्ड, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, कि अगर यूरेथ्राइटिस है, यूरेथ्राइटिस के साथ जो है वो कंडीशन जो है कॉम्प्लिकेशन के तौर पे प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन बन रही है. ठीक है, अब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की अगर अब बात करें तो यहाँ पर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है, ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो एंट्रिक बैक्टीरिया सच एज स्यूडोमोनास, ई कोलाई, क्रिप्शेला, निमोनियाई, ये सब बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, इनकी वजह से हो सकता है. या अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव की, तो ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लेमिडिया, ट्रैकोमाइटिस, इन सब की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है. तो यही सब ऑर्गेनिज्म जो है इनमें से जो है जैसे क्लेमिडिया, ट्रैकोमाइटिस है. ठीक है, तो ये जो है वो यूरेथ्राइटिस के अकर होने में भी वहाँ पर भी अकर कर रहा था, और क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन उसी का है तो यहाँ पर भी अकर करेगा. ठीक है,
अब यहाँ पर ये तो दोनों कंडीशन थी वो इन्फेक्शन वाली थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेटेड थी। अगली जो कंडीशन है वो नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसे हम क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पेन और डिस्कम्फर्ट होता है विदाउट द अदर साइन ऑफ इन्फेक्शन, यानी अदर साइन ऑफ इन्फेक्शन है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं होगा। ये जो है वो आइडियोपैथी के बेस पे इसको माना जाता है, ओल्ड एज के कारण से ऐसा हो सकता है। ठीक है, और प्रोस्टेट में जो है चेंज हो रहे हैं, किसी को अगर प्रोस्टेट की दूसरी कंप्लेंट रही हो तो उसके वजह से हो सकता है। ठीक है, तो ये ओल्ड एज की वजह से जो एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं तो उसकी वजह से ये पेन हो सकता है। इन्फेक्शन वहाँ पर जो है कोज नहीं करता, इसलिए इसको हम जो है क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्टियस कंडीशन कहते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ हम पैथोफिजियोलॉजी जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं वो बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन जो है उसी की पैथोफिजियोलॉजी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ड्यू टू द सेवरल फेवरेबल कंडीशन, जो भी फेवरेबल कंडीशन है, जैसे कि जो है एक इंडिविजुअल है उसको यूरेथ्राइटिस है, उसका कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, या एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी वीक है ठीक है, एक इंडिविजुअल जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशन में रहता है, एक इंडिविजुअल है जिसको कोई भी प्रोसीजर किया जा रहा है और प्रोसीजर करते वक्त जो है एसेप्टिक टेक्निक नहीं मेंटेन की जा रही है, तो इन सब फेवरेबल कंडीशन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, वो एंटर एंड रिच टू द प्रोस्टेट पेरेन्काइमा। ठीक है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचेगा, वहाँ जा कर के इन्वेंट हो जाएगा और अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा, इंक्रीज करेगा अपने नंबर ऑफ काउंट। ठीक है, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी वो भी एक फेवरेबल कंडीशन जो है क्रिएट करती है, और उसकी वजह से फिर नंबर ऑफ काउंट जो है बैक्टीरिया का इंक्रीज होगा। जब नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज होगा तो उसका इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगा उसके अगेंस्ट। ठीक है, और कंडीशन क्या बन जाएगी, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम की, तो सडन चिल्स एंड फीवर, मॉडरेट टू हाई फीवर देखने को मिल सकता है ना, बॉडी एक देखने को मिल सकता है। ठीक है, सिम्टम मोर सुटेबल विद द क्रोनिक, ये एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस के हैं, क्रोनिक में जो है क्रोनिक पेन होगा। ठीक है, ब्लैडर इरेटिबिलिटी, फ्रिक्वेंसी, डिसूरिया, नोक्चूरिया, अर्जेंसी, हेमेचूरिया, ये सब जो हैं साइन एंड सिम्टम जो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाते हैं यूरिन के, वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब तक हम इन्हें कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक तो आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, पेन इन द पेरिनियम, रेक्टम, लोअर बेक, लोअर एब्डोमेन एंड द पेनाइल हेड, तो ये सब जो मेन इसमें पेनाइल एरिया है, पेनाइल डिस्कम्फर्ट है, पेन है, वहाँ पर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम बात करें पेन आफ्टर इजेकुलेशन, सिम्टम ऑफ द यूरेथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो इजेकुलेशन के बाद जो है पेन बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, यूरिन कल्चर, सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, ये सब किया जाता है, यानी कंप्लीट यूरिन का एनालिसिस हो जाएगा, यूरिन एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपी, कल्चर सब कुछ कर लिया जाएगा, जिससे कि करेक्ट आइडेंटिफिकेशन किया जा सके कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये कंडीशन बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम बात करें इन एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, WBC काउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है एक्यूट कंडीशन की हम बात करें। ठीक है, और अगर हम बात करें क्रोनिक में तो वहाँ पर जो है कंडीशन धीरे धीरे डेवलप्ड होती है। ठीक है, जो यहाँ पर एक्यूट और क्रोनिक मेनली डिफरेंस जो होगा वो टाइम ड्यूरेशन को होगा। अगर कंडीशन सडन अकरेंस हो रही है, ठीक है, किसी को अचानक से इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो वो कंडीशन एक्यूट की होगी, और क्रोनिक जो है धीरे धीरे, जैसे किसी को यूरेथ्राइटिस था उसका फिर डेवलपमेंट होकर प्रोस्टेटाइटिस बन गया, तो वो कंडीशन जो है क्या होगी, क्रोनिक, यानी ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप्ड होगी। ठीक है, रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा सकता है टू फाइंड टेंडर, पेन, सोलोवन, बोगी प्रोस्टेट that is warm to the touch with the acute बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस। तो यहाँ जब एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, टेंडरनेस, पेन, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो WBC काउंट इंक्रीज़ हो ही जाता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी वी आर डिस्कस, WBC काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ब्लैडर स्कैन फॉर द पोस्ट वाइड रेजिडुअल एलिवेटेड ब्लैडर एम्पटी, यानी कि जो एक यूरोफ्लोमेट्री एग्जामिनेशन होता है वो किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैडर स्कैन किया जाएगा, यानी कि
मेनली जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट द प्रोस्टेट कंडीशन की कंडीशन क्या है, एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक कंडीशन है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कितना ज़्यादा हुआ है, वो सब कंडीशन इसमें देखी जाती है। ठीक है, तो जब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जितना करेक्ट होगा उतना इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट करने के लिए तो यहाँ पर कंडीशन पता करना ज़रूरी है। प्रॉपर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन से ये कंफर्म करना ज़रूरी है कि एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है। ठीक है, अगर एक्यूट कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट अलग है और क्रोनिक कंडीशन है तो उसका मैनेजमेंट अलग होगा। ठीक है, तो एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस का क्या मैनेजमेंट होगा पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एंटी माइक्रोबियल थेरेपी जनरली फॉर 3 to 6 वीक बेस्ड ऑन द ड्रग सेंसिटिविटी। अब कॉमनली यहाँ पर जो ड्रग है, यहाँ पर जो ड्रग यूज़ की जा रही है वो फ्लोरोक्यूनिनोल जो है पहली ड्रग है और दूसरा जो है सल्फा ट्राइमेथोप्रिम। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट ड्रग जो है वो यूज़ की जाती है अगर एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन है तो। ठीक है, IV थेरेपी विथ एम्पिसिलिन और एमिनोग्लाइकोसाइड ऑल्सो यूज इन द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। तो जनरली जो एक्यूट कंडीशन है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम नहीं है तो पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है कि वो ओरल एंटीबायोटिक से अपना ट्रीटमेंट घर पे रहकर भी कर सकता है। और अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की कंडीशन ज़्यादा लग रही है, फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो उस कंडीशन में उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेगा और हॉस्पिटलाइज पेशेंट को जो है वो IV एंटीबायोटिक थेरेपी भी दी जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूरिनरी रिटेंशन की अगर कंडीशन है, क्योंकि प्रोस्टेट में इन्फ्लामेशन हो गया और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है यूरिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, एलिमिनेशन पैटर्न डिस्टर्ब हो पा रहा है, जैसे कि हमने साइन एंड सिम्टम में भी यहाँ पर देखा है। ठीक है, कि काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, डिस्यूरिया, नोक्चूरिया है, हेमेचूरिया है, ये सब अगर साइन एंड सिम्टम है तो उस कंडीशन में फिर क्या किया जाता है, सुप्रा प्यूबिक सिस्टोस्टोमी की जाती है और यूरेथ्रल कैथेटराइजेशन को अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है डायरेक्ट हम जो है नॉर्मली यूरेथ्रा के थ्रू जो है कैथेटर जो है वो एक नॉर्मल कंडीशन, जब यूरेथ्रल रूट है वो नॉर्मल है तो उस कंडीशन में किया जाता है। बट यहाँ पर कंडीशन ये हो सकती है कि यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को जो है अगर सिम्टम रिलीफ करने हैं तो क्या किया जाता है यहाँ पर कि सुप्रा प्यूबिक जो है कैथेटराइजेशन किया जाता है, यानी कि यहाँ पर नॉर्मल यूरेथ्रा का रूट यूज़ ना करके क्या यूज़ किया जाएगा, सुपरफिशियली डायरेक्टली जो ब्लेडर है ब्लेडर में कैथेटराइजेशन किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इंसिजन दिया गया है। ठीक है, मतलब इसको सर्जिकली कट किया जाएगा और कट करके फिर यहाँ से जो है कैथेटर डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ ब्लेडर में जा रहा है, यूरिनरी ब्लेडर में। तो क्यों, यूरिन मेनली जो है अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है तो यूरिन कहाँ पर आकर कलेक्ट होगा, ब्लेडर में। तो ब्लेडर से डायरेक्ट फिर जो है यहाँ पे कैथेटर की हेल्प से इसको रिमूव कर लिया जाता है यूरिन को, क्योंकि यहाँ पर जो यूरेथ्रल रूट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर पेशेंट को सुप्राप्यूबिक सिस्टोस्टोमी या इसको सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन भी कहते हैं, वो किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो अदर साइन एंड सिम्टम है, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स, हाइड्रेशन, स्टूप सॉफ्टनर, सिस बाथ, ये सब दिए जा सकते हैं। ठीक है, इससे भी जो है पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर कंडीशन क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की है तो उस कंडीशन में जो है क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक तो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगा, अप टू 3 मंथ जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है पेशेंट को। ठीक है, यहाँ पर भी जो है क्यूनोलोन्स दिया जा सकता है, जैसे सुप्रोफ्लोक्सिन, लिवोफ्लोक्सिसिन, ऑफ्लोफ्लोक्सिसिन, नॉर्फ्लोक्सिसिन। ठीक है, ये सारे एंटीबायोटिक हैं, इनको दिया जा सकता है। सल्फोनामाइड में जो है सल्फा मेथैक्सोल, ट्राइमेथोप्ट्रिम, ये दिया जा सकता है। इसके अलावा एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट, ऐसे सारे एजेंट जिससे कि अगर स्पाज्म की कंडीशन बन रही है, ठीक है, यानी ये सीवियर टाइप का पेन होता है जिसमें जो है ऐसा लगता है पेशेंट को कि उसको ऐठन हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पाज्म होना। तो एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट जो है वो यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को इस तरह का अगर पेन हो रहा है, क्रोनिक सीवियर पेन हो रहा है, तो उससे रिलीफ किया जा सके। नेक्स्ट जो है अल्फ़ा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, ये भी यहाँ पर दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को जो है यूरिनेशन के टाइम जो है वो कोई पेन ना हो, उसमें रिलीफ मिल सके।
क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। अब ये जो कंडीशन है ये नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाली कंडीशन, नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन है, ठीक है, नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो है अल्फ़ा हाइड्रोजेनिक ब्लॉकर दी जाती है, स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, क्योंकि मेनली जो है यहाँ पर क्या है, स्पाज्म हो रहा है, मसल्स में ही प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जो है उस तरह का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन, क्योंकि इन्फ्लामेशन तो हो ही रहा है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में भी हेल्पफुल टू पेन कंट्रोल, ठीक है, पेन कंट्रोल या डिप्रेशन की कंडीशन है तो उसको रिलीव करने के लिए जो है एंटी डिप्रेसेंट यूज़ की जाती है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ड्रग जो है इस कंडीशन में वो है पेंटोसोनो जो है वो, इसको एक और नाम से जाना जाता है एल्मीरोन, ठीक है। तो ये एक ही ड्रग है, मेनली जो है पेन को रिलीफ करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, अगर कंडीशन क्या है, नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये मेडिसिन यूज़फुल होती है। अगर हम बात करें अब नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग असिस्मेंट आ जाता है। नर्सिंग असिस्मेंट में हम ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस यूटीआई एंड एसटीडी, अगर किसी भी तरह की प्रीवियस हिस्ट्री है तो उसको हमको पूछना है पेशेंट को। परफॉर्म एग्जामिनेशन, कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें मेनली जो फोकस है वो कहाँ पर किया जाएगा, जेनाइटल ऑर्गन या हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उनको ज़्यादा अच्छे से जो है वहाँ पर टेंडरनेस तो नहीं है, किसी भी तरह का टेंडर एग्जामिनेशन में हमको पता चलेगा कि कोई पेन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो टेंडरनेस ऑफ प्रोस्टेट जो है मेनली उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन है ना, यूरिन कलेक्शन के लिए बोला जाता है कि प्रॉपर तरीके से जो स्पेसिफिक जो है सही वे में जो है कलेक्शन किया जाए यूरिन का, ताकि उसका जब कल्चर करवाया जाए तो उससे एग्जैक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल सके, ठीक है, तो वो करवाना ज़रूरी है ताकि उसके आगे की ट्रीटमेंट क्या है कंडीशन उसके बारे में पता लगाया जा सके। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो एक्यूट और क्रोनिक पेन रिलेटेड टू प्रोस्टेटिक इन्फ्लामेशन, चाहे एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन हो, चाहे क्रोनिक बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस की कंडीशन हो, दोनों में जो है क्या होगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन की कंडीशन होगी, एक्यूट और क्रोनिक पेन होगा, ठीक है, पेन दोनों ही कंडीशन में होगा, चाहे एक्यूट इन्फेक्शन हो चाहे क्रोनिक इन्फेक्शन हो, तो पेन भी एक्यूट या क्रोनिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस, तो पेन रिलीफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो भी सबसे पहला जो है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कराना, उसका पेन का लेवल असेसमेंट करना, किस लेवल का सीवियरिटी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, लोकेशन क्या है, ड्यूरेशन क्या है पेन का, तो पेन के जो भी कैरेक्टरिस्टिक है उसके रिगार्डिंग प्रॉपर असेसमेंट करना, ठीक है। पेशेंट को जो है जो भी प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन है, एनाल्जेसिक्स मेडिसिन, ठीक है, वो सारी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब की जाए। उसके अलावा पेशेंट को जो है टेंडरनेस है तो उस कंडीशन में जो है सिज़बात भी उसको दी जा सकती है, तो सिज़बात से भी उसको काफ़ी रिलीफ मिलता है, ठीक है, एज वेल एज उसको कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करता है सिज़बात, तो जो है वो सिज़बात का जो प्रोसीजर है वो भी करवाया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से डाइवर्शनल थेरेपी दी जा सकती है पेशेंट को, ताकि उसका जो कंसंट्रेशन है पेन से वो डाइवर्ट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करें हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस या इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मोर देन नॉर्मल, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है। यहाँ पर भी जो है पेशेंट को सबसे पहले टेम्परेचर असेसमेंट करके आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को क्या है, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया, उसका फीवर का ग्रेड क्या है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग फिर जो है उसको कोल्ड स्पंजिंग कराई जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट को जो है हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो दी जा सकती है, ठीक है। पेशेंट को जो है इनकरेज किया जा सकता है कंफर्टेबल वियरिंग के लिए, ठीक है, एडिक्वेट वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, और जैसे कि अगर अभी गर्मी का टाइम है तो उस कंडीशन में और जो दूसरे मेथड है कि पेशेंट को जो है आर्टिफिशियल कूलिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, लैक ऑफ नॉलेज एंड वेरियस प्रोसीजर, ठीक है, तो एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट जो है पेशेंट को वो हो सकता है हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। कई सारे प्रोसीजर जैसे हमने अभी पढ़ा है कि सुप्रा प्यूबिक अगर कैथेटराइजेशन किया जा रहा है, इस तरह के प्रोसीजर पेशेंट के साथ हो रहे हैं तो उसको जो है एंजाइटी या डिस्कम्फर्ट इनकी वजह से भी हो सकता है। तो इसमें सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट होगा कि पेशेंट को सबसे पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए
पेशेंट से पूछा जाए, बार बार इनकरेज किया जाए कि उसकी एंजाइटी क्यों ऐसा वो हो रहा है, उसको पता लगाए उसका कोज क्या है ना, टू आइडेंटिफाई द कोज ऑफ द एंजाइटी, एनकरेज द पेशेंट, ठीक है। उसके बाद जब आइडेंटिफाई हो जाए तो उस जो भी उसका जो कोज है एंजाइटी का, उसको रिलीव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। प्रोवाइड द पीसफुल एनवायरनमेंट टू द पेशेंट, ठीक है, ताकि पेशेंट जो है प्रॉपर रेस्ट कर सके। प्रोवाइड द एडिक्वेट पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल डिवाइस, ये सब पेशेंट को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो इस तरह से पेशेंट की एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें अल्ट्रेशन इन द एलिमिनेशन पैटर्न रिलेटेड टू पेनफुल यूरिनेशन एंड डिजीज़ कंडीशन। तो अब अल्ट्रेशन हो रहा है यूरिनरी पैटर्न में, एलिमिनेशन पैटर्न में जो है वो अल्ट्रेशन होगा, ठीक है। इन्फ्लामेशन की कंडीशन की वजह से पेनफुल यूरिनेशन होगा तो एक इंडिविजुअल जो है प्रॉपरली यूरिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। हो सकता है उसको हेमेचूरिया की कंडीशन है तो वो और ज़्यादा सीवियरिटी होगी और ज़्यादा जो है वो इसको अवॉइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ऐसी सारी कंडीशन में फिर जो है हमको एडवांस प्रोसीजर जैसे कि सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन, इस तरह के प्रोसीजर किए जाएंगे और उनकी हेल्प से जो भी एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है वो दे करके और एंटी स्पाज्मेटिक मेडिसिन दे करके जो है मसल्स रिलैक्सेंस मेडिसिन दे करके जो है फिर ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। नॉलेज डेफिशिएट हो सकता है पेशेंट, क्योंकि उसका अगर ज़्यादा एजुकेशन लेवल नहीं है उसके कंडीशन से, अगर वो लो सोशो इकोनॉमी से या जो है रूरल बैकग्राउंड से जो है रिलेटेड है तो उस कंडीशन में जो है उसको नॉलेज डेफिशिएट हो सकता है। तो हम यहाँ पर उसको एडिक्वेट नॉलेज जो है प्रोवाइड करा सकते हैं, जो भी उसको लैंग्वेज अंडरस्टेबल है उसकी लैंग्वेज में पूरा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि क्या कंडीशन है, क्या डिजीज़ उसको ये क्यों हुई है, क्या उसको लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा, क्या उसको मेडिसिन लेना पड़ेगा, कितना टाइम उसको रिकवरी में लगेगा, ये सारा हम उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा करके उसका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर सारी प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है, प्रॉपर डायग्नोसिस किया जाता है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाती है तो इस कंडीशन को जो है वो इजीली रिकवर किया जा सकता है। बट अगर कहीं ना कहीं जो है प्रिकॉशंस फेल होते हैं, कहीं ना कहीं जो है अगर हम प्रॉपर जो है इन्फेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाते हैं तो उस वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियूरिया हो सकता है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है ना, एपिडिडाइमाइटिस हो सकता है, प्रोस्टेटिक एब्सेस की कंडीशन आप जानते हैं, कैविटी फॉर्मेशन हो जाता है कहीं पर भी इन्फेक्शन की वजह से, तो प्रोस्टेट में जो है एब्सेस की कंडीशन बन सकती है। बैक्टीरियमिया हो सकता है, ठीक है, ब्लड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ काउंट माइक्रोऑर्गेनिज्म का वो बढ़ सकता है, सेप्टिसीमिया हो सकता है, ठीक है, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो पेशेंट को हो सकते हैं अगर कंडीशन को ज़्यादा ठीक से मैनेज ना किया जाए, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इस तरह से आपका प्रोस्टेटाइटिस का जो कंडीशन था, आज क्लास थी वो कंप्लीट होती है, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड नॉन एज द प्रोस्टेटाइटिस, ठीक है। इटियोलॉजी की बात करें, मेन जो है यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ग्राम नेगेटिव की बात करें तो सुडोमोनास, इकोलाई, क्रिप्शेला मेन ऑर्गेनिज्म है। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, क्लेमेडिया, ट्रैकोमाइटिस, ये यहाँ पर मेन पॉजिटिव है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगा तो एक्यूट और क्रोनिक दो कंडीशन बन सकती है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नॉन बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन की कंडीशन है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो कहीं से भी जो है वो कई सारे रूट हो सकते हैं, ठीक है। उन रूट से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पर पहुँचेगा, वो पहुँचेगा प्रोस्टेट पेरेन्काइमा में, ठीक है, ठीक है। प्रोस्टेट एपिथेलियम में आकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिपॉजिट होगा, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो अपना नंबर ऑफ काउंट, अपना कॉलोनीज़ जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और जब वो अपनी कॉलोनीज़ डेवलप कर लेगा तो उसके अगेंस्ट में इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स होगी, वहाँ पर WBC, फैगोसाइट्स, ये सब चले जाएंगे और फिर बैक्टीरिया और जो WBC उनके बीच जो है वो आपस में जो है रिएक्शन होगी और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होने की वजह से जो है इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट की कंडीशन बढ़ेगी, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहेंगे। अगर ये एक्यूट हुआ है तो एक्यूट कंडीशन है, क्रोनिक हो रहा है तो क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है।
साइन एंड सिम्टम की बात करें तो मेनली जो है चिल्स फीवर की कंडीशन देखने को मिलेगी, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी, डिस्यूरिया, नोक्चूरिया, अर्जेंसी, हेमेचूरिया, ये सब जो है यूरिन में प्रॉब्लम होती है, यूरिन का जो नॉर्मल पैटर्न है वो चेंज होने लगता है, ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो है पेन पेरिनियम में, रेक्टम में, लोअर बैक, लोअर एब्डोमेन, पिनाइल डिस्कम्फर्ट, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें हो सकते हैं। इसको डायग्नोज करने का तरीका, डिटेल हिस्ट्री कलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस, ठीक है। उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी, रेक्टल एग्जामिनेशन और जो है ब्लड कल्चर, ब्लड काउंट, ये सब किए जाते हैं इसमें, जिससे कि इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है मैनेजमेंट में जो भी कंडीशन है, क्योंकि प्रॉपर डायग्नोस होना ज़रूरी है। डायग्नोसिस से ही हमको पता चलेगा कि एक्यूट कंडीशन है कि क्रोनिक कंडीशन है। एक्यूट कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो अलग दिया जाएगा, ठीक है। मेनली जो है यहाँ पर फ्लोरोक्यूनिनोल और सल्फा ट्राई मैथोप्रिम, ये मेन 2 एंटीबायोटिक एक्यूट कंडीशन में यूज़ की जाती है। क्रोनिक कंडीशन में अगर हम बात करें सोप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, ऑफ्लोफ्लोक्सासिन, नॉर्फोफ्लोक्सासिन, ये यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है सल्फा मेथाक्सोल ट्राईमेथोप्रिम यहाँ पर भी दिया जाता है, सल्फोनामाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटी स्पाज्मेटिक, स्पाज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है क्रोनिक कंडीशन में, यानी ऐठन की कंडीशन, ऐसा लगता है पेशेंट को कि उसके पेट में जो है कुछ ऐठन टाइप पड़ रही है, एब्डोमिनल है ना, तो उसको स्पाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी स्पाज्मेटिक एजेंट दिए जाते हैं। अल्फ़ा एड्रेजेनिक ब्लोकर दिए जाते हैं। तो एड्रेजेनिक ब्लोकर जो है वो कहीं ना कहीं उसको पेन के सिम्टम्स को जो है वो रिसीव नहीं करेगा, उसको ब्लॉक करेगा, तो उस कंडीशन में उसको जो है रिलीफ मिलेगा। क्रोनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम की कंडीशन है, तो यहाँ पर तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर जो है ऐसा अगर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से, ऑटो इम्यून की वजह से ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है फिर यहाँ पर उस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। पेन के लिए जो है एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दिए जाते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर कंडीशन बन रही है तो वो कंडीशन जो है वो पेंटोसोनो या एमलीरोन दे करके रिलीफ किया जाता है पेन और डिस्कम्फर्ट को। मेनली जो है ये यहाँ पर ब्लड थिनर है, ठीक है। इसका जो काम होता है वैसे एल्मीरोन का, तो यहाँ पर ये क्या करती है, ब्लड को थिन करने का काम करती है, जैसे इकोस्प्रिन जो काम करती है वही काम इसका होता है। और बट इस कंडीशन में ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करती है और उससे कहीं ना कहीं जो है पेन और सिम्टम रिलीफ देखने को मिलता है इस ड्रग के साथ पर्टिकुलर कंडीशन में, ठीक है। नर्सिंग असिस्मेंट में बात करें तो प्रॉपर उसको क्या एलिमिनेशन पैटर्न चेंज हुआ है, किस तरह से उसका हिस्ट्री रहा है, नॉर्मल कितने टाइम से उसको प्रॉब्लम आ रही है ना, और भी उसकी प्रीवियस जो है यूटीआई एसटीडी के रिगार्डिंग कोई हिस्ट्री तो नहीं है, ये सब हम नर्सिंग असिस्मेंट में देखते हैं, है ना। नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर जो है मेनली जो है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकती है, एक्यूट और क्रोनिक पेन, सेकंड हाइपरथर्मिया, थर्ड एंजाइटी एंड डिस्कम्फर्ट related to hospitalization, fourth alteration in elimination pattern related to painful urination and disease condition, और फिफ्थ knowledge deficit related to low education, ठीक है। तो अगर कंडीशन को ठीक से मैनेज किया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और नहीं मैनेज किया जाए कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। बैक्टीरियूरिया, यूरेथ्राइटिस, एपिडिडाइमाइटिस, प्रोस्टेटिक एब्सेस, बैक्टीरिमिया, सेप्टिसीमिया, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एपिडिडाइमाइटिस, ठीक है। तो ये क्लास आपको समझ में आई होगी, नहीं आई हो तो आप जो भी डाउट हैं, जो नहीं समझ में आया है, जो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं रखें, आप बिल्कुल फ्री है अपने डाउट पूछने के लिए, ठीक है। जो बच्चे पूछते हैं उनको पता है कि उनके सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो आपने जो वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है बिल्कुल आप पूछिए, और आपका टेस्ट होने वाला है, आपको व्हाट्सएप पे उसकी ऑलरेडी जो है इन्फॉर्मेशन दी जा चुकी है, ठीक है। तो अपने टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर है। ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा, 10 से 12 में आपका टेस्ट होगा, 9 बजे सबको आपको अपनी अटेंडेंस देना ज़रूरी है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, आपके शॉर्ट नोट उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको जो है कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना है 10 बजे। जैसे ही आपको पेपर मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, उस पेपर को आपको एक जगह बैठ करके लिखना है, ठीक है। अपनी हॉनेस्टी अपने साथ रखनी है, ठीक है।
तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आपको पता है। तो अपनी ऑनेस्टी के साथ एग्ज़ाम अपने आप देख रहे हो आप, है ना, कोई देखे ना देखे आप अपने आप को देख रहे हो, ठीक है। और पूरी ईमानदारी से आपको पेपर देना है, और जैसे ही आपका 12 बजे पेपर ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, तो आपको उसके क्लियर जो है पिक्चर खींच करके मुझे शेयर करने हैं, ठीक है। चलिए, फिर भी और भी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी यूनिट टेस्ट के रिगार्डिंग। बाकी इस टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।